तो चलिए हम लोग का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग का दूसरे सेशन में अभी अभी स्टार्ट करते हैं और उसमें कंप्लीट करते हैं, है ना। तो ये हमारा जो 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा जितने भी आजकल जो डिजिटल क्लॉक आ रहा है यानी कि घड़ी जो आ रही है उन सब में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पारा सेल होता है। हमारा पारा सेल जो कि बटाम के आकार का होता है, उसको हम लोग मरकरी सेल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये छोटा सा एक हमारा जो सेल होता है बटाम के साइज के, ठीक है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि डीसी को रोकने वाला और एसी को प्रवाहित होने वाला, यानी कि डीसी को ब्लॉक कर दे और एसी को पास कर दे, वो हमारा कौन सा डिवाइस है। तो ये हमारा जो है उपकरण जो है ये कैपेसिटर होता है ना। और जस्ट लाइक इसके ऑपोजिट जो होगा हमारा क्या होगा, इंडक्टर होगा, है ना। हाँ, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पे हम लोग हवा के द्वारा जो है ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि हवा की गति को, हवा की स्पीड को जो है महसूस करती है, ठीक है ना। तो ये हमारा टरबाइन कंट्रोल क्या होता है, टरबाइन कंट्रोल होता है, जो कि ये चॉपर कंट्रोल नहीं होता है, ये चॉपर दूसरा चीज है ना। तो ये टरबाइन कंट्रोल जो होता है वो हवा की गति को महसूस करता है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे। वर्ग ए के रोधक के लिए, रोधक यानी कि वही हमारा इंसुलेटर है ना, वर्ग ए के रोधक के लिए अधिकतम सुरक्षित तापक्रम क्या होता है या क्या होना चाहिए। देखिए आप लोग पढ़े होंगे वाई ए बी सी, है ना, वाई ए बी सी एच, इस तरह से होता है ना जी, 7 8, है ना। तो देखिए इस सबका अलग अलग होता है बाबू, और सबको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ वर्ग ए के लिए, तो वर्ग ए के लिए जो हमारा सुरक्षित तापमान जो होता है, मैक्सिमम जो सुरक्षित तापक्रम होता है, जो टेम्परेचर होता है वो होता है 105 डिग्री, है ना। वर्ग वाई के लिए अगर पूछेगा, वर्ग वाई के लिए हमारा जो अधिकतम सुरक्षित टेम्परेचर जो होगा वो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इसके बाद होता है बी, बी का हमारा जो होता है वर्ग बी का 130 डिग्री, ठीक है। सी, इसके बाद आ जाता है हमारा एच, एफ, एफ, है ना। तो एफ का होता है एफ 155 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा आ जाएगा एच, है ना, एच। तो एच हमारा होता है कितना, 180 डिग्री। और सबसे ज्यादा जो होता है हमारा वो होता है वर्ग सी का, वर्ग सी का जो होता है 180 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ तक कि कभी कभी 250 डिग्री सेल्सियस भी दे देता है ना। 180 से लेकर के 225 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो होता है वर्ग सी का टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये पूरा याद रखना होगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा है, जैसे एफ का भी पूछा है, सी का भी पूछा है और एच का भी पूछा है ना, जो कि ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर देखना होगा तो फर्स्ट ईयर के जितने भी चैप्टर है तो उसमें आप लोग जाएंगे। सबसे पहले हमारा जहाँ इंसुलेटर कंडक्टर वगैरह पढ़ना है वहाँ पे एक डाटा बना करके दिया हुआ है, तो अच्छे से आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन जो हमारा होता है वो कौन सा साधन होता है। जैसे कि बस बार वायरिंग में हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहुमंजिला मतलब इमारत, है ना, ताला पे ताला इस तरह से जो होता है हमारा बहुमंजिला, है ना, उस पे जो हम लोग ये प्राप्त करते हैं, संयोजन जो करेंगे उसमें हम लोग किस साधन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं ये प्लग उलग, है ना, 2 प्लग 3 प्लग। तो सबसे पहले हमारा जो इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स, है ना, इनबॉक्स में हम लोग जो प्लग का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा 3 पिन प्लग होता है,
इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बहुमंजिले भवनों में जो है संयोजन को प्राप्त करने के लिए, कॉन्टेक्ट पॉइंट को प्राप्त करने के लिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये पोल जितने आप लोग देखते हैं उसमें एक क्रॉस आर्म लगा हुआ रहता है, क्रॉस आर्म है ना, इस तरह से उसको लगाया जाता है, जो कि वो सपोर्टिंग का भी कार्य करता है एक तरह का पोल का। और उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है कि ओवरहेड लाइन पर हमारा जो इंसुलेटर होता है ना उसको पकड़ने के लिए, है ना, इंसुलेटर को पकड़े रहने के लिए जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्रॉस आर्म का। ठीक है, तो इसको हमारा जो राइट आंसर होगा इसका, ओवरहेड लाइन पर जो हमारा इंसुलेटर होता है उसको पकड़े रहने के लिए, है ना, क्रॉस आर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखे होंगे इस तरह से सपोर्टिंग रहता है पोल में और उसमें एक इंसुलेटर लगा हुआ रहता है। इमेजिन कीजिएगा आप लोग या देखिएगा भी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि BSI 1293/1988 के अनुसार वोल्टेज रेटिंग जो होता है हमारा वो क्या होना चाहिए, है ना। ये BSI 1293/1988 के अनुसार हमारा जो वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए वो 240 वोल्ट होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल गलत किए हैं, है ना। भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या एडवांटेज है, देखिए दोनों में अगर तुलना किया जाए तो इसमें बोल रहा है कि एक अंडरग्राउंड केबल और एक ओवरहेड। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर से, ओवरहेड जो कि आप लोग देख रहे हैं पोल खंभा के माध्यम से। तो इसमें जो पूछ रहा है कि अंडरग्राउंड केबल की तुलना में हमारा जो ओवरहेड लाइन जो है उसका एक एडवांटेज क्या है, क्या उसका एक एडवांटेज है ना, क्या फायदा है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड लाइन में एक ही एडवांटेज होता है और वो एडवांटेज होता है कि किसी भी प्रकार के अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तुरंत उसको हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम अगर आ जाए अंडरग्राउंड केबल में तो ये थोड़ा फाइंड आउट करना, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है ना, अंडरग्राउंड केबल में। तो ये एक एडवांटेज है, आप लोगों को ये याद रखना होगा ओवरहेड लाइन में कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो अंडरग्राउंड केबल हमारा जो कि बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है, जान माल ऐसे क्षति होती से ये सबसे बचाता भी है ना। चलिए, तो आंसर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि दोष को आसानी से पता लगाने के लिए जो है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार हमारा जो है जो भी प्रत्येक सब सर्किट, उप परिपथ मतलब सब सर्किट में हम लोग मैक्सिमम जो लोड दे सकते हैं, मैक्सिमम लोड वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। लोड जो कनेक्ट करेंगे सब सर्किट में वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार। तो ये हमारा 800 वाट होता है, कितना होता है 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि देखिए भारतीय विद्युत अधिनियम और एक होता है भारतीय विद्युत नियम, है ना। ये दोनों अलग अलग चीज है और दोनों का अलग अलग समय में स्थापना हुआ है, ठीक है। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि मल्टी वाइब्रेटर दोलित्र परिपथ का प्रयोग किसमें किया जाता है। मल्टी वाइब्रेटर सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि मल्टी वाइब्रेटर जो हमारा ऑसिलेटर है उसका प्रयोग हम लोग इस परिपथ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए सबसे पहले तो मल्टी वाइब्रेटर हमारा जो ऑसिलेटर होता है उसका जो हिंदी होता है वो हिंदी होता है बहुकंपित्र, है ना। तो हिंदी बहुत टफ है तो उस तरह से हिंदी नहीं देगा, लेकिन मल्टी वाइब्रेटर जरूर देगा। तो सबसे पहले देखिए कि यह हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, क्या है, मल्टी वाइब्रेटर जो होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसका यूज जो हम लोग करते हैं ना, इसका यूज जो हम लोग करते हैं कि कॉलपिट, टाइमर, फ्लिप फ्लॉप, ये सब के निर्माण में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि इसका 3 टाइप्स भी होता है। कितना टाइप्स होता है मल्टी वाइब्रेटर का, 3 टाइप्स, है ना। ध्यान से सुनेंगे। पहला हमारा जो होता है वो होता है फ्री रनिंग या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, है ना।
दूसरा हमारा जो होता है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। और तीसरा होता है बाई स्टेबल, पहला फ्री रनिंग या स्टेबल, दूसरा मोनो स्टेबल और तीसरा बाई स्टेबल। ये 3 तरह का होता है। और ये मल्टी वाइब्रेटर दोलित्र परिपथ का जो हम लोग यूज करते हैं वो कंप्यूटर सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए या करने से पूर्व क्या करना चाहिए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, है ना। माइक्रोमीटर, आप लोग माइक्रोमीटर के द्वारा यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किए हैं अच्छे से, है ना। तो देखिए माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करने से पहले आप लोग इमेजिन कीजिए, सबसे पहले आप लोग क्या किए होंगे कि अपने हाथ को बढ़िया से एकदम साफ किए होंगे, है ना। उसके बाद कॉटन कपड़ा वपड़ा से जो है मल्टीमीटर माइक्रोमीटर को भी अच्छे से एकदम साफ कर लिए होंगे। और साफ करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि उसको 0 पे एडजस्ट करेंगे, 0 पर उसको सेट करेंगे। उसके बाद जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहला इसमें जो एक और ध्यान देंगे हम लोग पॉइंट्स जो कि पूछता है कि माइक्रोमीटर का हमारा जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है ना। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 mm। लिस्ट काउंट को हम लोग LC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट 0.01 mm। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है अब केंद्रीय स्विच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो क्यों करते हैं? जब हमारा मोटर जो है अपने रेटेड स्पीड का 75% अगर रन कर जाए तो हमारा जो है इसका काम खत्म हो जाता है ना। अब केंद्रीय स्विच का काम खत्म हो जाता है जब हमारा मोटर जो है 75% तक स्पीड प्राप्त कर ले, उसके बाद जो है इस स्विच का काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर यह डिस्कनेक्ट नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है बिल्कुल। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है जल जाएगी, ठीक है। क्या होगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारा जो है वो जल जाएगा अगर हमारा जो अब केंद्रीय स्विच डिस्कनेक्ट नहीं किया जाए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग अल्टरनेटर पे क्या करेंगे, लोड को बढ़ाएंगे तो उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है कम हो जाता है। और टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या है? हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, है ना। टर्मिनल वोल्टेज कम होने का क्या कारण है? आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेड एसिड बैटरी का ईएमएफ कितना होता है? बिल्कुल सिंपल है, 2.2 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल लड़का गलत मार्क बाबू। 1.5 वोल्ट जो होता है ना वो कार्बन सेल का होता है, कार्बन, ठीक है। शुष्क सेल, शुष्क सेल का हमारा कितना होता है? 1.5 वोल्ट। और ये 2.2 वोल्ट जो होता है ईएमएफ किसका होता है? लेड एसिड बैटरी का। ये छोटा छोटा क्वेश्चन गलत नहीं करिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि वाटर ब्रेक परीक्षण किस उपयोग में लिया जाता है? वाटर ब्रेक परीक्षण, वाटर ब्रेक टेस्ट किसके उपयोग के लिए किया जाता है? तो आप लोग इमेजिन करिए कि घरों में जैसे कि आप लोग जो है प्लास्टर व्लास्टर होता है ना, जैसे छत पे या फिर कहीं भी ढलैया वलैया जो होता है, तो उसमें देखिएगा कि एक पाइप रहता है, उस पाइप में पानी वानी भर करके और देखता है कि कहाँ पर हमारा डाउन है, कहाँ अप है ना। यानी कि सतह के बारे में वो देखता है कि हमारा सतह कहाँ पर एक बराबर है, लेवल में है या नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ब्रेक परीक्षण, वाटर ब्रेक टेस्ट। तो ये सतह की सफाई की जांच करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला जो सवाल है कि सर्किट ब्रेकर सामान्यतः संचालित होता है। देखिए कोई भी सर्किट ब्रेकर है वो कब अपना कार्य करना प्रारंभ करेगा, है ना। तो जब हमारा जो सर्किट है, जो लाइन है ना, लाइन या सर्किट में अगर किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के अगर कोई प्रॉब्लम होता है तभी हमारा जो है सर्किट ब्रेकर वो अपना कार्य करना आरंभ करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि हमारा सर्किट ब्रेकर सामान्यतः संचालित होता है तो जब कभी भी अगर लाइन में कोई दोष उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार के अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अपना ये कार्य करना प्रारंभ करता है। ओके। साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरेसिस मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं ना,
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हिस्टैरिसीस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और हिस्टैरिसीस मोटर का इस्तेमाल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप लोग जानते हैं कि हमारा ये जो मोटर होता है बिल्कुल एकदम नॉइजलेस ऑपरेशन के कारण, यानी कि इसमें कोई भी शोर शराबा नहीं होता है। और शोर शराबा नहीं होने का रीजन क्या है, इसमें हम लोग किसी भी प्रकार के वाइंडिंग या स्विच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन। सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करता है, ठीक है ना। कोई भी हमारा सामान्य एलईडी बल्ब जो है वो कितने वोल्ट पर कार्य करता है, तो ये 3 वोल्ट है ना, 3 वोल्ट पर कार्य करता है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। सिंक्रोस्कोप, सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है, तो देखिए सिंक्रोनाइजेशन मेथड, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर है ना, तो उसमें जो है कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं ना, कि जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उसको अगर उसके साथ अगर दूसरा ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है, या फिर कोई हमारा एक अल्टरनेटर है उसके साथ कोई दूसरा अल्टरनेटर को अगर उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। तो उन सब कंडीशंस के बारे में हमारा ये जो है बताता है। तो किस कंडीशन में हम लोग उसको पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा सिंक्रोनोस्कोप के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समानता के लिए सही तुरंत संकेत देता है, यानी कि हमारा ये जो अल्टरनेटर है इस अल्टरनेटर के समानता में है या नहीं है, इसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं जो भी क्वेश्चंस है ना, थोड़ा बहुत उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले कि आप लोग अनम्यूट हो जाइए, है ना, और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। चलिए, तो चलिए आप बताइए कि हमारा जो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है ना, माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट जी होता है वो कितना होता है? 0.001। आपसे नहीं पूछे हैं बाबू। सही बोला सर, सही बोला नहीं सर। नहीं नहीं, अभी अभी मैंने बताया भी। अच्छा ये अच्छी पूछ रहे हैं सर। नहीं तो नहीं अभी नहीं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? 0.01। हाँ एमएम, ये कौन बोलेगा, यस है ना। यस चलिए ठीक है, अगला हम पहुंचते हैं प्रिंस कुमार, विकी कुमार। यस सर। हाँ चलिए, तो आपसे क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारा जो यूजेटी होता है, यूजेटी है ना, उसमें कितने टर्मिनल होता है? 3 सर। बिल्कुल राइट, है ना। और ठीक है, अच्छा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो प्रिंस कुमार सुन रहे हैं? यस सर चल गया चलिए थोड़ा। ओके, तो इसमें जो है हमारा यूजेटी में, जैसे बीकी कुमार अभी अभी बताया कि यूजेटी में 3 टर्मिनल होता है ना, तो ये 3 जो टर्मिनल होता सर है वो कौन कौन सा टर्मिनल होता है बाबू, आप बता दीजिए प्रिंस कुमार। सर इमीटर बेस कलेक्टर सर। हाँ क्या होता है? इमीटर बेस, 2 बेस और 1 इमीटर। हाँ बिल्कुल, 2 बेस और 1 एमीटर, यानी B1 B2 हमारा क्या है, बेस है, और 1 इमीटर होता है ना। बेस है 1 मीटर। चलिए यस ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी है, कितने बजे से है क्लास? 12:30 सर। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। छुट्टी होने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो
अपना प्रैक्टिस करते रहना है। हम लोग 29 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद जो होगा है ना सॉल्यूशन क्लास कल तक, कल हम लोग का लास्ट है, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग फिर से मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स सर। सर हाँ बोलिए।